नीतीश कुमार 100 सीट से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कम से कम 100 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी जो 35 सीटों की डिमांड कर रहे हैं तो बड़ा हास्यास्पद मुझे लगता है कि उनको अगर 35 सीटें मिल जाएंगी तो अब तो उनके सगे संबंधी में 35 लोग नहीं हैं कि उनको वो सेट कर देंगे। अब पशुपति पारस को पता लग गया है कि एनडीए को मेरी जरूरत ही नहीं है, और जरूरत इसलिए नहीं है कि पशुपति पारस का जो दल है वो कितना वोट लाएगा। पासवान ही दलित वोट बैंक के कैडर वोट बैंक चिराग पासवान के साथ ही है। रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक थे, इसका मतलब ये नहीं है कि पशुपति पारस भी मौसम वैज्ञानिक है। कांग्रेस भी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 100 और 90 के बीच में सीटों का आंकड़ा होगा और कांग्रेस को उतनी सीटें चाहिए ही चाहिए, और ये नेगोशिएट करना होगा तेजस्वी यादव को। देखिए, कांग्रेस की जो स्थिति है वो बिहार के राजनीति में ईंटा पे चढ़ के बराबरी करने की अब स्थिति नहीं है। कांग्रेस बराबर में आ गई है। वर्षों से जो सपना सजो कर रखे हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का, उस पर फिर ग्रहण लग जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श पांडे और आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। जब भी बिहार की राजनीति में बिहार का चुनाव आता है तब पूरे देश की नज़र बिहार के चुनाव पर आ जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि बिहार की राजनीति समझना बड़ा ही मुश्किल है और हर कोई इसमें पार नहीं पा सकता है। बिहार की राजनीति में अभी भूचाल मचा हुआ है। चुनाव अभी दूर है, लेकिन सीट शेयरिंग का मामला फंसते नजर आ रहा है। खबर सामने से निकलकर आ रही है, जीतन राम मांझी 35 सीटों का डिमांड कर दिए हैं एनडीए दल से। सभी दलों का अपना अलग राग है। एनडीए के जो घटक दल हैं उनका अलग राग है कि उनको इतनी सीट चाहिए, हमको इतनी सीट चाहिए, और जो इंडिया गठबंधन है उनके घटक दलों का भी अलग राग है कि हमको इतनी सीट चाहिए। क्या कुछ मामला है, उनको कितनी सीट मिलती है, क्या कुछ कहानी है, जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर पुरुषोत्तम कुमार मिश्रा। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद आदर्श। पुरुषोत्तम, बिहार की राजनीति समझना बड़ा ही मुश्किल है। अभी की जो 2025 की बिहार की चुनाव की बात करें तो जो पहले से पार्टियां थी बिहार में तो वो ठीक ही हैं, लेकिन और भी नए दल भाग आजमाना चाहते हैं बिहार की राजनीति में। लेकिन जो सीट शेयरिंग का मामला है बड़ा फंसते नजर आ रहा है। सीट तो 243 ही हैं, किसको कितना सीट मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक सीट मिले। देखिए आदर्श, आपने बहुत बड़ी बात कही कि सभी की निगाहें बिहार के चुनाव पे रहती हैं, और बिहार में जो दल हैं वो ठीक ही हैं, लेकिन और भी जो दल हैं बाहर के दल हैं, यानी बिहार के नहीं हैं, इंडिया के हैं, भारत के जो दूसरे स्टेट के दल हैं वो भी अपना भाग आजमा रहे हैं बिहार चुनाव में। आपने इंट्रो में कहा कि जीतन राम मांझी 35 सीटों की डिमांड करना है। जीतन राम मांझी जो 35 सीटों की डिमांड कर रहे हैं तो बड़ा हास्यास्पद मुझे लगता है कि उनको अगर 35 सीटें मिल जाएंगी तो अब तो उनके सगे संबंधी में 35 लोग नहीं हैं कि उनको वो सेट कर देंगे। क्योंकि अभी तक जितनी भी सीटें उनको चुनाव के लिए मिली है, चुनाव में जो सीटें मिली हैं उन सभी सीटों पर आप देखिएगा कि उनके सगे संबंधियों का कब्जा है। टिकट फर्स्ट प्रायोरिटी उनके सगे संबंधियों का रहता है। अब दूसरी बात कि भाई चुनाव का समय है। आपने बहुत बड़ी बात कही है इसको कि, और सही बात भी कही है कि उनको सीट मिलता है तो खुद बेटा, पतोह, समधन, दामाद, मतलब अपने परिवार में ही टिकट रह जाता है। पिछले बार विधानसभा चुनाव में शायद 6 सीटें उनको मिली थी, तो इसी से आप आंकड़ा लगा सकते हैं। देखिए, तमाम छोटे बड़े दल इस समय प्रेशर पॉलिटिक्स का काम करते हैं, प्रेशर बनाने का काम करते हैं कि हमारी जो मांग है, आप छोटे स्तर पे, व्यवसायी स्तर पे, व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो कहा जाता है कि आपके मित्र का कोई दुकान है, वहाँ आप जाइएगा कोई सामान खरीदने तो सामान 100 रुपये का होगा तो आपको 500 रुपये बताएगा, क्योंकि वो जानता है कि ये कम कराएगा। हाँ, कराते कराते 100 पर आ जाएगा। तो बात वही है। दरअसल 35 नहीं मांगेंगे, 40 नहीं मांगेंगे, 50 नहीं मांगेंगे तो उन्हें मिलेगा कैसे? 10-12 मांगेंगे तो 6-7 तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्टेबिलिटी जो है बिहार के पॉलिटिक्स में कितनी है, उसी आधार पे सीट शेयरिंग होगा। अब बात कर लेते हैं हम एनडीए गठबंधन का। एनडीए गठबंधन में दिलीप जायसवाल का अभी बयान आया कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो हमारे संपर्क में है और वो हमारे साथ आ सकते हैं, इस पर विचार किया जा सकता है। साफ तौर पर इशारा था मुकेश सहनी की तरफ, और मुकेश सहनी को लेकर के ये बातें चल रही थी और मुकेश सहनी ने इसका खंडन कर दिया।
दिया। मुकेश सहनी ने साफ तौर पे अभी कहा कि हम उनके साथ नहीं जाना चाहेंगे। ये इसलिए प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि चिराग पासवान को कम सीट मिले। यानी चिराग पासवान को उन्होंने संदेश दिया है कि आप अड़े रहिए, आपको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है कि भाई आप ही एक नहीं है, सहनी जी भी अब आ रहे हैं, उनको भी सीट देना है। तो देख लीजिए, समझ लीजिए, छोटे छोटे दलों में ये बातें चल रही है। मुख्य तौर पे एनडीए गठबंधन के दो दल हैं, भाजपा और जदयू। जी। अब भाजपा और जदयू की कहानी सबको पता है। नीतीश कुमार का कमिटमेंट और नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, वो सबको पता है। नीतीश कुमार के साथ कंप्रोमाइज करना, कंपेशिएट करना बड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार 100 सीट से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कम से कम 100 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। बाकी जो दल है, जो घटक दल हैं, वो भाजपा समझे, मतलब भाजपा तय करे कि उनको अपने सीट में से कितना सीट देते हैं। भाजपा को यह तय करना है कि कितना देना है। चिराग पासवान को 50 सीटें नहीं मिलेंगी, डबल डिजिट की सीटें जरूर मिलेंगी, यानी 10 के ऊपर सीटें जरूर मिलेंगी। 20 मिले, 22 मिले, 25 मिले, यही संभावना है। यही जो है बड़े बड़े चिराग पासवान को उकसाने का काम कर रहा है विपक्ष। विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष मतलब पक्ष का बात कर रहा है कि अगर चिराग पासवान को कम से कम 50 सीट जरूर मिलना चाहिए। देखिए, ये साफ तौर पे फूट डालो राजनीति करो वाली बात है। अब अभी एनडीए गठबंधन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें आज सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार के आवास पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे बैठक हुई है। भाजपा के तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता जो बिहार पॉलिटिक्स में हैं, वो सारे लोग पहुंचे थे। 2 घंटे तक बैठक चली है और बैठक में जो अंदरूनी खबर है, जो सूत्रों से खबर है कि वो 2 घंटे की जो फिल्म बनाई गई है, जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, बिहार के विकास के 2005 के पहले जो बिहार क्या था, लालू प्रसाद यादव के जो रीजन में क्या बिहार था, उसको दिखाने की कोशिश उसमें की गई है। तो एनडीए गठबंधन का जो कुनबा है, जो सारे दल हैं, वो इस तैयारी में लगे हैं कि कुछ भी हो जाए, हम इंडिया गठबंधन को पनपने नहीं देंगे, सरकार बनाने नहीं देंगे। और ये सारे लोग मुख्यमंत्री आवास पर आज मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग के बाद उसमें से मीडिया के साथियों ने सवाल किया, भाजपा के नेताओं ने, उन लोगों ने कुछ बयान नहीं दिया है। तो एनडीए एक तरफ अपनी पुरजोर तैयारी कर रही है कि इंडिया गठबंधन को हम पनपने नहीं देंगे। अब इंडिया गठबंधन की बात कर ले, हम इंडिया गठबंधन की बात करने से पहले एनडीए के भी एक और बात करेंगे। एनडीए गठबंधन ये तैयारी कर रहा है कि इंडिया गठबंधन को पनपने नहीं देंगे, लेकिन पशुपति पारस जिन्होंने कल ही एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिया है, तो क्या एनडीए को मतलब अब पशुपति पारस से कोई मतलब नहीं रह गया है? जैसे लोकसभा चुनाव में उन्होंने वह चुप रहे कि उनको कुछ नहीं मिलता है, फिर भी एनडीए के साथ रहे, उनको कोई सीट नहीं मिली, फिर भी वो चुप रहे, एनडीए के साथ बने रहे। बावजूद मतलब अब एनडीए समझ चुकी है कि पशुपति पारस रहे नहीं रहे कोई मतलब नहीं। एनडीए नहीं समझ चुकी है, पशुपति पारस खुद समझ गए हैं कि हम एनडीए में रहें या नहीं रहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चिराग पासवान के उस बयान को सुनिए, उन्होंने क्या कहा है। साफ तौर पे यही कहा है कि वो थे ही कब हमारे साथ। एनडीए गठबंधन में पशुपति पारस का स्ट्रेंथ क्या है? साफ तौर पे पार्टी किसकी थी? रामविलास पासवान की पार्टी थी, 2 धड़े में बट गई। एक तरफ पार्टी के सारे सांसद पशुपति पारस के साथ चले गए, पशुपति पारस मंत्री रहे। उसके बाद चिराग पासवान का रिवाइवल हुआ। शुरू से तो मतलब पशुपति पारस ही रामविलास के साथ रहे। हाँ, पशुपति पारस उस टाइम तो चिराग बच्चे थे। पशुपति पारस चिराग पासवान के साथ, रामविलास पासवान के साथ थे, लेकिन चिराग पासवान के साथ जो कुछ भी हुआ वो शायद राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के राजनीति में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिस तरह से शिवसेना का टूटना हुआ, शरद पवार और अजीत पवार का गुट का टूटना हुआ, मतलब 2 धड़े में बट जाना हुआ, चाचा भतीजे का और शिंदे का इधर। तो बिहार में बड़ा दिलचस्प था चिराग पासवान को कैसे साइडलाइन करके और पशुपति पारस ने अपने कुनबे को खड़ा कर लिया। 5 सांसदों के साथ उन्होंने एनडीए का समर्थन दे दिया। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान का रिवाइवल हुआ, चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा। चिराग पासवान की जो पार्टी थी रामविलास पासवान की, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास चिराग पासवान के हिस्से आई और चिराग पासवान का बिहार पॉलिटिक्स में रिवाइवल हो गया। तो अब यूथ
चिराग पासवान यूथ है और रिवाइवल में नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान था। और उस रिवाइवल के दौरान में पशुपति पारस को साइड कर दिया गया था। पशुपति पारस इस आस में बैठे थे कि एनडीए कुछ ना कुछ हमको देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और पशुपति पारस को पता लग गया है कि एनडीए को मेरी जरूरत ही नहीं है। और जरूरत इसलिए नहीं है कि पशुपति पारस का जो दल है वो कितना वोट लाएगा, वो वोट कितना लाएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि चिराग पासवान एक यूथ लीडर है और चिराग पासवान का पूरे बिहार के राजनीति में जो यूथ के बीच में पकड़ है वो एनडीए गठबंधन में भाजपा के लिए मतलब कि लाभदायक जिस है। दलित वोट के लिए पशुपति पारस को एनडीए रखा था, आलाप रहे हैं पशुपति अब पारस। चिराग पासवान उनका जोड़ मिल गए हैं। चिराग पासवान ही दलित वोट बैंक के कैडर वोट बैंक चिराग पासवान के साथ ही है। पशुपति अच्छा, पारस इस गलतफहमी में एक बना रहे बात, हैं कि दलित जी। को सताया जा रहा है, दलित की पार्टी थी तोड़ा जा रहा है। दलित आपके साथ है कहाँ? सारे लोग चिराग पासवान के साथ थे। वो आपने वो जो अपॉर्चुनिस्टिक लेवल होता है पॉलिटिक्स का, वही डिसीजन लिया था अपने आप को स्टेबल करने का, लेकिन वो हो नहीं पाया। पशुपति पारस इशारों में यह कह दिए हैं कि इंडिया ब्लॉक में वो जा रहे हैं। और एक बात कहा जा रहा है कि रामविलास पासवान को माना जाता है मौसम वैज्ञानिक, हमेशा सत्ता के साथ रहे। तो कहा जा रहा है कि पशुपति पारस हमेशा रामविलास के साथ रहे, तो उन्होंने देखा है, रामविलास को करीब से देखा है करते हुए। तो अगर इंडिया ब्लॉक में जा रहे हैं तो मतलब इंडिया ब्लॉक जीत रही है। इंडिया ब्लॉक में अगर पशुपति पारस जा रहे हैं तो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या इंडिया गठबंधन उनको उतनी सीटें देंगी? मजबूरी में पिछले चुनाव को जरा याद कीजिएगा। पिछले चुनाव में आप उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी हुई, जीतन राम मांझी की नाराजगी हुई और ये सब लोग इंडिया गठबंधन का कुनबा छोड़ा। मुकेश सहनी भाजपा के साथ थे, अब इंडिया गठबंधन के साथ चले गए हैं। तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा इन लोगों ने चख लिया है इंडिया गठबंधन का मजा और ये नहीं चाहेंगे, नेगोशिएट करके कंप्रोमाइज करके यहीं रहेंगे, नहीं चाहेंगे कि हम वहां जाए। मतलब अपना मांग कर रहे हैं, जितना मिले उसमें संतुष्ट है। देखिए, कल बड़ी बैठक है इंडिया गठबंधन की, और जब तक बैठक नहीं हो जाती है तब तक ये कहना ठीक नहीं होगा, उचित नहीं होगा कि आगे क्या होगा। रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक थे, इसका मतलब ये नहीं है कि पशुपति पारस भी मौसम वैज्ञानिक है। रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक थे तो पशुपति पारस इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ क्यों नहीं चले गए? एक दो सीट पर चुनाव लड़ लेते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं लड़ा। वो इंतजार करते रहे कि भाजपा उनको कुछ न कुछ देगी, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। उससे पहले मीटिंग हुई अमित शाह जी के साथ, याद कीजिए, पशुपति पारस की, और ये अपने कुनबे को समेट के चुपचाप अस्थिर हो गए। प्रिंस उन्हीं की पार्टी के उनके भतीजा हैं, वो सांसद थे, वो भी चुनाव नहीं लड़े। तो अब ये लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में है, विधानसभा जाने की तैयारी में है, लेकिन कहाँ से लड़ेंगे, कौन कितनी सीटें देगा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इंडिया गठबंधन, जहां तक हमको लगता है कि अभी जो आपसी तालमेल है कांग्रेस और आरजेडी के बीच, पहले ये तो सेट हो जाए। जी, अभी हम इंडिया ब्लॉक की ही बात करेंगे कि इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस का जो चेहरा था बिहार में वो छुपा हुआ था, मतलब कांग्रेस के बारे में कोई ज्यादा जानता नहीं था। हाँ, पिछड़े में था। तेजस्वी यादव कहीं लोग जानते थे, लेकिन कांग्रेस ने भी अपना रिवाइवल शुरू कर दिया है। और जैसे आप देख रहे हैं आंदोलन, कन्हैया कुमार, कृष्णा लावरू का बिहार में उतरना, मतलब कि एक लग रहा है कि हाँ, कांग्रेस पार्टी बिहार में है और सर्वाइव कर रही है। इससे पहले पता नहीं चलता था। तो क्या कांग्रेस ने भी ताल ठोक दिया है कि हमें 100 मतलब बराबर सीट चाहिए, आरजेडी के बराबर सीट चाहिए? देखिए, कृष्णा लावरू का आपने नाम लिया तो मैं कहूँगा कि वन ऑफ द लीजेंड लीडर जी, जो कि बिहार के राजनीति में जरूरी था, कृष्णा लावरू का आना। अब देखिएगा, वो आदमी इतने बड़े पद पे है और उसकी सादगी को आपको देखकर आश्चर्य होगा। आदमी खुद बैग उठाता है और एयरपोर्ट से निकल जाता है। किसी भी सवाल के जवाब को, एक होता है ना कि बहुत पुराने पॉलिटिशियन को देखिएगा, मैच्योर पॉलिटिशियन को, सबके जवाब को, सबके सवालों को लेकर चलने के लिए जो चीज़ें हैं उसी चीज़ों पर वो बातचीत करते हैं। मतलब ऐसे नेताओं को कांग्रेस की जरूरत है, बिल्कुल। और कृष्णा लावरू को जब से प्रभार मिला है बिहार का, आप देखिए कांग्रेस, जो पप्पू यादव और जो और भी नेता लोग कह रहे थे कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, तो वो भूमिका दिखाई देती हुई
अब दिख रही है। मतलब कांग्रेस ने जैसे कन्हैया कुमार को आगे करके, पप्पू यादव को आगे करके, मतलब आरजेडी जिसे शुरू से पसंद नहीं करती थी। पिछले बार 2020 के चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, 19 सीटों पर चुनाव जीती, आरजेडी को 144 मिली थी। लेकिन 100% ये मान के चलिए कि अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा, कांग्रेस भी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 100 और 90 के बीच में सीटों का आंकड़ा होगा और कांग्रेस को उतनी सीटें चाहिए ही चाहिए। और ये नेगोशिएट करना होगा तेजस्वी यादव को, अगर सरकार बनानी है, साथ में चुनाव लड़ना है, कन्हैया तेजस्वी को एक मंच पर आना होगा, चुनाव प्रचार करना होगा, तभी जाकर ये गठबंधन का जो स्ट्रक्चर है, इस राजनीति में जो इंडिया गठबंधन का स्ट्रक्चर है वो बिहार में कायम हो पाएगा और तभी जाके राजनीतिक उपलब्धता भी मिलेगी, यानी चुनाव में जीत भी मिलेगी। देखिए लड़ाई बड़ी कठिन है, छोटे छोटे दल इंतजार में हैं। पुष्पम प्रिया की पार्टी ने कह दिया हम इस बार गठबंधन करेंगे, किसके साथ करेंगे ये तय नहीं हुआ है। अब तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे कि नीतीश कुमार अपने साथ साट लेंगे कि भाई तुम्हारे पिताजी तो हमारे साथ थे, तुम भी आओ, तो 2-4 सीटें उन्हें भी मिल सकती हैं। या तेजस्वी की जो सीट है कल अगर फाइनल हो जाती है इंडिया गठबंधन में, तो फिर उसमें बड़ा दिलचस्प है, कांग्रेस अगर 100 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प है। और बाकी घटक दल में मुकेश सहनी 60 सीटों की डिमांड कर रहे थे, डिप्टी सीएम बनने की डिमांड करते, तो सबको लेकर के चलना है और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी को उनके मन मुताबिक सीटें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। मुकेश सहनी को लोकसभा में सीटें मिली, हाल क्या हुआ, एक भी सीट नहीं जीत पाए। आरोप क्या लगा, टिकट बेचने का। तो टिकट बेचने वाली चीजें अगर नहीं आती हैं और सीट शेयरिंग में कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें मिलती हैं, मतलब बराबरी का ओहदा मिलता है। देखिए कांग्रेस की जो स्थिति है वो बिहार के राजनीति में ईंटा पे चढ़ के बराबरी करने की अब स्थिति नहीं है, कांग्रेस बराबर में आ गई है, आ रही है। तो कांग्रेस दम दिखा दिया है। कांग्रेस आज के डेट में अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अकेले चुनाव लड़ जाए कन्हैया कुमार कृष्णा लावरू के दम पर, कांग्रेस पप्पू यादव के दम पर। राहुल गांधी चुनाव प्रचार में खुद जाएंगे, राहुल गांधी खुद चुनाव करेंगे, तो जो वोट परसेंटेज है वो कटेगा किसका, जो आरजेडी का। तो नुकसान किसको होगा, आरजेडी को। तो बरसों से तेजस्वी यादव को ये सोचना होगा, समझना होगा। बरसों से जो सपना सजो कर रखे हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का, उस पर फिर ग्रहण लग जाएगा। तो वो ग्रहण न लगे इसीलिए तेजस्वी यादव को नेगोशिएट करना होगा, कल की बैठक में अपना उदार दिल दिखाना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोनों यूथ को लेकर आने का। जन सुराज की अभी बात छोड़ दीजिए, पुष्पम प्रिया की पार्टी की बात छोड़ दीजिए, अजीत पवार बिहार आ रहे हैं, उनको कितना सीटें मिलेगी इन लोग को छोड़ दीजिए। जो ये प्रमुख दल हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, इन्हें कितना सीट मिलता है ये बड़ा दिलचस्प है। धन्यवाद सर आपका। तो यह समझना बड़ा सही होगा कि अगर तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री बनना है, बिहार का कुर्सी संभालना है, तो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को एक्सेप्ट करना होगा। बिल्कुल। और जो इस बार 2025 की चुनाव है बड़ा ही देखने लायक है, बड़ा ही मजेदार है, क्योंकि पार्टी ही पार्टी दिख रही है। जदयू भाजपा एनडीए इंडिया गठबंधन तो दिख ही रही थी, अब जन सुराज, पुष्पम प्रिया की पार्टी, शिवदीप लांडे की पार्टी और अजीत पवार की पार्टी, मतलब कि इस बार का चुनाव बड़ा ही मजेदार होने वाला है। और कल की बैठक में क्या कुछ होगा इस अपडेट को लेकर हम कल आपके सामने आएंगे। और ये कैसा लगा आपको हमारा शो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।